ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि फील्ड की ज़रूरत क्या है। व्हाई डू यू नीड अ फील्ड? आपके पास एक फोर्स का इतना अच्छा फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ, तो फोर्स से ही काम कर लीजिए। व्हाई डू यू नीड टू इंट्रोड्यूस फील्ड? बिकॉज टेक्निकली फील्ड इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अरे भाई, जब फोर्स पता है तो फील्ड की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात ये होती है, व्हाई डू यू नीड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड? जो आपको आता है वहाँ से शुरू करता हूँ। इफ़ आई लीव दिस पेन, what will happen? It will fall to the ground. अगर मैं पूछूं कि ये ग्राउंड की तरफ क्यों गिरता है, तो आपका जवाब होता है कि it is being pulled by the earth because of gravitational field. Then again the question comes, why do you need the field? You can say the earth is applying a force on this. Why do you need to bring the concept of field at all? The reason is to explain the action at a distance. You need to have the concept of field. है ना? ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता है द कंसेप्ट ऑफ फोर्स रिलेट्स टू अ पुश और अ पुल, बट हियर वी आर सेइंग द फोर्स इज बाय अ फील्ड, दिस वर्च्यू ऑफ अ फील्ड। जब आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है ये भी एक्चुअली सही नहीं है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट व्हाट आई मीन टू से, यू प्लेस द चार्ज एट एनी पॉइंट, दिस चार्ज डज व्हाट? इट मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट एंड इट क्रिएट्स अ फील्ड। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरी वॉइस की एक फील्ड है। तो अगर कोई इस रूम में है या इस मेरी आवाज़ के दायरे में है तो वो इसको सुन सकता है, बट इफ समबडी इज फार अवे दैट पर्सन कैन नॉट हियर मी, राइट? सिमिलरली एवरी चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हाट इट डज, ये जो यहाँ पे मीडियम होता है, it is stretched by this particular charge. So what will happen? This stretch will cause what? This will create a kind of a field in this region, right? अब जब कोई और चार्ज आप यहाँ पे लेके आएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय दिस चार्ज, दैट विल बी इंटरैक्टिंग विद इट, वेदर इट विल बी अट्रैक्टेड और इट विल बी रिपेल्ड, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट समथिंग वुड हैपन। सो फील्ड बेसिकली डज व्हाट? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड टू एक्सप्लेन action at a distance, right? So the first line should come there, electric field में, the concept of field explains action at a distance, right? Right. अब अगर हम सिंपल मैथमेटिकल बात करें कि फील्ड क्या होती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि फील्ड को समझने के तीन तरीके हैं, या फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, थ्री वेज। द फर्स्ट इज a vector way, okay, the second is a scalar way, and the third is a conceptual way. We'll start with the third one, that is the conceptual way, but before I dedicate today's lesson to the conceptual way, I would like to tell you vectorically, basically, mathematically, what is a field. So E is the symbol we will use for electric field, because the vector, I will put a vector on this, E is equal to force per unit charge, so I will say force Qt, where limit Qt tends to 0. Now who is this Qt? Qt is called test charge. Test charge, है ना? वैसे तो देखा जाए तो ये Q कुछ भी हो, force divided by charge आपको क्या देगा? फील्ड। तो हम ये Qt का कंसेप्ट क्यों लेके आ रहे हैं? Why don't we take some charge and say force divided by charge? Because any charge will make its own field. तो अगर आप किसी फील्ड में किसी और चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज क्या करेगा? अपनी खुद की फील्ड बनाएगा, जो एग्जिस्टिंग फील्ड को क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी। अगर आप भी उतनी ही जोर से क्लास में बोलें जितना मैं जोर से बोल रहा हूं, तो मेरी फील्ड जो होगी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्या होगा? योर फील्ड विल सुपर इम्पोज ऑन माई फील्ड, राइट? सो व्हाट शुड हैपन? दिस टेस्ट चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल इन दिस सेंस, दिस पर्टिकुलर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स, but it will not disturb the existing field, right? This is so small, so small that it experiences force, because force from here will be written how? The force will be written as charge into E. तो कोई भी चार्ज Q अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पे फोर्स कितना लगता है? Q into E, है ना? तो फोर्स हमें पता हो तो हम E निकाल सकते हैं, और E हमें जनरली पता होती है तो हम F निकाल सकते हैं। कोई भी चार्ज Q, but Q should be substituted with proper sign. If it is negative,
then this will be going opposite to the field. If it is positive, this will be going in the direction of the field, right? Those points will be very clear when we talk about that conceptual way. But F is equal to QE. Technically, E is equal to F by Q. The only new thing that I said, this Q has to be very small, so small that it does not alter the existing field. That is why we bring in the concept of test charge. QT is test charge. Test charge existing field को modify नहीं करता है, लेकिन force experience करता है. इसको test charge बोलते हैं. ठीक है? All right. तो ये हमारे लिए field है जो हमने कहा. हमारा जो vector representation होगा उसमें हम यही किया करेंगे. पहले हम force निकालेंगे, है ना? We'll say ये रहा मेरी जेब में एक test charge. इसको यहाँ रख दो. इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो, फिर QT कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से, तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द फील्ड फर्स्ट फॉर डिस्क्रीट एलिमेंट्स. ओके, वन पॉइंट चार्ज, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, डाइपोल्स. ओके, एंड देन इफ देयर आर अदर कंसिडरेशंस दैट वी विल टेक इनटू अकाउंट. आप कौन है? नहीं, 12th फिजिक्स आई डोंट हैव प्लेस, आई एम वेरी सॉरी, जगह नहीं है. Thank you. E limit F QT. This is what is the meaning of this, right? Okay. So we start from here. पहले मैं जो पहले जो तरीके से आपको आज के दिन पढ़ा रहा हूँ, that is conceptual way of understanding field. Conceptual way of understanding E. Conceptual way of अंडरस्टैंडिंग ई. ये क्या है कंसेप्चुअल वे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं. दैट इज माइकल फैराडे, अ ग्रेट मैन, एज आई टोल्ड यू अबाउट हिम इन द नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास रादर. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वाज हिज जीनियस. तो इन्होंने एक कंसेप्चुअल वे समझाया कि बेसिकली आप फील्ड को कैसे समझ सकते हैं, राइट? और इस फील्ड को समझने का ये जो कंसेप्चुअल वे है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आई हैव पुट इन द फॉर्म ऑफ अ शीट and that I have given to you, so that you don't read now. मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए. आप ये सोचिए कि सिंपल सा कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको एक ब्रॉड पिक्चर देता है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड एग्जाम लाइक IIT, if you see last 10 to 12 years of paper, you will see that 3 to 4 times they ask concept on this simple. इस कंसेप्ट में उन्होंने 3-4 बार सवाल पूछा है. तो ये इंपॉर्टेंट है, बाय एनी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए. अब फैराडे कहते क्या है? फैराडे जो कहते हैं उससे पहले उनका जो बेसिक थिंकिंग है वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि इफ यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय लाइंस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो वो कहते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचें तो ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. कुछ याद आता है आपको स्ट्रीम लाइन का कंसेप्ट? क्या था? फ्लूइड में स्ट्रीम लाइन थी ना. यू ड्रॉ द टेंजेंट एट अ स्ट्रीम लाइन एट एनी पॉइंट, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सिमिलरली दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ field. So if you place a point charge here, that will experience the instantaneous force in this particular direction. Now in many places, many books, they have written that if a point charge is free to move, then the direction it would move is called the field line. नहीं, सही नहीं है. As a matter of fact, कई बार एक common question जो बार बार पूछा जाता है, does a charge always follow? Does a charge always follow field line? The answer is no. If the field is uniform, if it is like this, uniform, and you place a charge here, this will move like this. That too, जो चार्ज आपने रखा है वो कैसे होना चाहिए? रेस्ट पे. अगर आप किसी चार्ज को ऐसे वेलोसिटी देंगे तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस पे इंस्टेंटेनियस फोर्स ऐसे होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो दिस विल गो इन सम अदर डायरेक्शन. तो मेरा क्वेश्चन और आंसर ये है, इफ एनी डे आई आस्क यू, डज the point charge placed in electric field always follow field line? Your answer would be no, not necessary. If the field is uniform and the charge is placed at rest in that field, it will follow, otherwise it would not, right? अब वो कहते क्या हैं, पहले मैं आपको पूरी चीज एक बार बता देता हूं, and then we will discuss each point one by one. तो वो आपसे कह रहे हैं कि हर पॉजिटिव चार्ज वैक्यूम क्लीनर के ब्लोअर पार्ट की तरह है. वैक्यूम क्लीनर में 2 साइड होते हैं, एक क्या होता है? सकिंग साइड, और दूसरा कौन सा होता है? ब्लोइंग साइड, है ना. विद दैट सकर साइड
इफ यू प्लेस दैट सकर दैट विल सक द डस्ट, है ना, एंड ब्लोअर क्या करता है, इट ब्लोज द एयर, राइट। तो वो कहते हैं हर पॉजिटिव चार्ज क्या है, इट इज लाइक द ब्लोअर। सो इमेजिन every positive charge is doing what, it is blowing some air out of it, right। तो ये क्या कर रहा है, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से field lines will come out like this, right। this is the first point। every positive charge is basically the source to electric field lines and the lines are going radially out, कहां तक, up to infinity। So first property would be all the field lines start from positive charge or from infinity and terminate at the negative charge or infinity। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होंगी, या तो ये टर्मिनेट यहां हो रही होंगी, और जो यहां नहीं हो रही होंगी तो कहां टर्मिनेट हो रही होंगी, इन्फिनिटी पे। तो मैंने फिर से जो बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली डू व्हाट, they start from the positive charge or from infinity and terminate at the negative charge or at infinity। किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइन अंदर नहीं आ सकती है, किसी भी नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर नहीं जा सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि नेगेटिव चार्ज क्या है, इट इज लाइक द सकर साइड ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है, इट इज द ब्लोअर साइड ऑफ द vacuum cleaner, right, very good। next point that we need to consider is following। जैसा हमने कहा, अगर एक चार्ज यहां है, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो देखिए इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव से इंफिनिटी, पॉजिटिव से इंफिनिटी, इंफिनिटी से नेगेटिव, इंफिनिटी से नेगेटिव। ओके, राइट। They are starting from positive, they are terminating at negative, or they are going to infinity, or they are coming from infinity। The next point is, if you notice, यहाँ पर आप देखिए लाइंस कैसे जा रही हैं, they are going radially out, but you see some difference here। Imagine करिए अपने माइंड में कि यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ दूसरी बॉल है, इसके बीच में ऐसे कुछ स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, राइट। And now if I press on these two, what will happen to these springs? Or if there are some, plastic rods you have put, so what will happen to these rods? These rods will bend like this, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो there is a contraction in the length, and what does this tell you? That the opposite charges attract each other। If they attract each other, there will be contraction in the length, right। अगर एक यहां चार्ज है, दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज ऑल्सो इज पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या होना चाहिए, रिपल्शन। तो देखिए इसकी फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, यहां से ऐसे 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 बाहर, ऐसे 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 ऐसे। यहां पर एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, आपको दिखेगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। क्यों होना चाहिए, अगर ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो आप सोचिए इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, इसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर आपको क्या मिला करेगा, न्यूट्रल पॉइंट, राइट। ओके, ठीक है। तो अगर इसको हम जब लिखते हैं, आपकी उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, अगर आपको कहा जाएगा राइट 5 प्रॉपर्टीज, तो आप कहेंगे कि बिकॉज 2 लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, because they repel each other, they these field lines, they experience a lateral pressure in the direction perpendicular to the length। इससे perpendicular direction में ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई lateral pressure लग रहा है। देखो ये जाना तो कैसे चाहिए था, इस लाइन को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन गई कहाँ, ऐसे, जैसे किसी ने मोड़ दिया हो इसको, है ना। तो ये lateral pressure experience करती है लाइंस, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेसिकली ये कंसेप्ट जो बोरो किया गया है फ्लक्स का या फील्ड लाइंस का भी अगर आप बात करें, तो मैंने स्ट्रीम लाइन की बात की थी आपसे, तो किसी भी रीजन में पर यूनिट एरिया अगर फील्ड लाइंस ज्यादा है तो वहां पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और अगर फील्ड लाइन कम है तो फिर वहां पे फील्ड क्या है, वीक। तो अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं और आपसे पूछूं कि बताइए ये रीजन P है, ये वाला कोई रीजन, और सिमिलर रीजन यहां भी है,
लेट अस से दिस रीजन इज Q, तो Q पे फील्ड स्ट्रांग है या P पे स्ट्रांग है? तो आप कहेंगे P पे स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें से आपको करीब 3 लाइनें जाती हुई लग रही हैं, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही लाइन, राइट? तो जितनी लाइन ज्यादा उतनी ही फील्ड स्ट्रॉन्गर। तो अगर कोई चार्ज है यहां 8 कूलम का और यहां एक चार्ज है 2 कूलम का, तो इसके पर यूनिट एरिया से जो आप फील्ड लाइन निकालें वो इसकी फील्ड लाइन से 4 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, राइट? अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये 2Q है, ये -Q है, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप नंबर ऑफ लाइंस बनाएं, तो अगर इससे आप 4 लाइंस ऐसे निकाल रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग लेट अस से 4 लाइन, सो यहां पर ये जो टर्मिनेट होंगी इस पे, वो आपको कैसे दिखानी चाहिए? मे बी दिस यू विल शो हियर, दिस यू विल शो हियर, दिस यू विल शो हियर एंड दिस यू विल शो हियर। तो इसका आधा एरिया बेसिकली इज रिप्रेजेंटेटिंग द फुल एरिया ऑफ दिस। व्हाट बेसिकली ये बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन ऐसे सोचिए, पर यूनिट सॉलिड एंगल जो लाइंस एमिनेट होती हैं वो प्रोपोर्शन टू देयर मैग्नीट्यूड होती हैं। सॉलिड एंगल होपफुली आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूं, याद करिए। अगर आप एक कोन के बारे में सोचें, अगर मैं कहूं कि ये एरिया है डेल्टा एस और ये लेंथ है r, तो आपको मालूम है दिस एरिया डेल्टा एस डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। अगर जी या दिस इज स्टेरेडियन, ओके। इफ यू टेक द फुल स्फीयर, पूरा स्फीयर लीजिए आप, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 pi r square. So 4 pi r square by r square, if you cancel, the total solid angle will be equal to what? It will be equal to 4 pi. It will be equal to 4 pi steradian, right? तो कोई भी जो चार्ज है उससे पर यूनिट सॉलिड एंगल जो लाइंस निकलती हैं या टर्मिनेट होती हैं वो किसके प्रोपोर्शन में होती हैं? मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में। तो कई बार क्या क्वेश्चन में करते हैं, 2 चार्ज बना देते हैं, वो कहते हैं बताइए इसमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ऑब्वियस है, जिसमें से लाइन बाहर निकल रही है वो क्या है? पॉजिटिव है, और जिसमें लाइन टर्मिनेट हो रही है वो क्या है? नेगेटिव है। दूसरी बात वो पूछते हैं बताइए किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो जिसमें से ज्यादा लाइन बाहर निकल रही है पर यूनिट एरिया वो क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है, और दूसरा वाला क्या है? कम स्ट्रांग है। किसी भी रीजन में अगर फील्ड लाइन मार्क की हुई है, अगर उनकी प्रॉक्सिमिटी, अगर किसी गिवन एरिया पे 10 लाइन दिखाई और इस एरिया में 2 लाइन दिखाई, तो नेचुरली क्या होगा? आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो आप जानते हैं, एक हम निकालेंगे, एक चार्ज की जो फील्ड होती है वो होती है KQ by r स्क्वायर, इट फॉल्स ओवर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आप देखिए, अगर मैं यहां से कुछ लाइंस बनाना शुरू करूं इस तरह से आपको समझाने के लिए, तो दीज लाइंस विल अपीयर समवॉट लाइक दिस, राइट? इफ आई टेक एन एरिया हियर, राइट, देन यू विल सी मोर लाइंस, and if I extend these lines, okay, and I take the similar area here, ये यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि now number of lines have reduced to 1। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं आपको उस एरिया पे कितनी लाइन मिल रही है? कम। तो ये बताता क्या है? as you go away from the charge, the electric field falls with inverse of distance, right? वो मैथमेटिकली कितना होगा वो सब हम निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं अलग अलग सेटअप के लिए। फिलहाल this man has given you a way of representing thing without any mathematics. You can visualize now, any positive charge means what should come in your mind? A fan blowing lot of air, right? And if you think about a negative charge, something which is collecting everything coming towards it, right? I have a software, I will be showing you many setup, कितने तरह की आप lines visualize कर सकते हैं for simple configuration and complex and very complex configurations. We will do the simulation. We will show you that in the due course of time. लेकिन अभी फिलहाल तो ये सिंपल सी बात है। Next thing, the field lines always go from higher potential to lower potential. तो किसी दिन भी अगर मैंने फील्ड लाइन बनाई, मान लीजिए ऐसे बनाई, राइट, ये फील्ड लाइन है, हाँ, और मैं पूछूं कि बताइए ये पॉइंट है L, ये पॉइंट है M, तो बताइए कि ज्यादा पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल क्या होता है? We will read in great detail, but for the time being remember that फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये पॉइंट पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो क्या होगा? ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा पोटेंशियल का पॉइंट होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस ऑल यू नो। सो बस वन थिंग आई वांट टू से दैट, ऐसे सोच लीजिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो यू आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो द फील्ड लाइंस ऑलवेज गो फ्रॉम higher potential to lower potential. Now just answer one thing,
इफ आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज इन माई पॉकेट एंड आई कीप इट इन दिस फील्ड, तो क्या होगा, दिस विल हैव अ टेंडेंसी टू गो फ्रॉम, मतलब फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा, मैं ये नहीं कह रहा फील्ड लाइन पे, मैं कह रहा हूं फील्ड के अलॉन्ग जाएगा। जैसे सोचिए, मन में विजुअलाइज करिए, ये वॉल अगर पॉजिटिव हो, ये वॉल नेगेटिव हो, तो कैसी फील्ड लाइन आपके मन में आती है, इस तरह, राइट? और मैं जेब से कोई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल निकालूं और उसे यहां छोड़ दूं, तो वो कैसे जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव। दैट मीन्स इट विल बी मूविंग अलॉन्ग द फील्ड लाइन, मतलब along the direction of the field line। और मैं एक नेगेटिव चार्ज निकाल के यहाँ छोड़ दूं तो वो कैसे जाएगा, in the direction opposite to field line। So the negative charge has a tendency to go from lower to higher potential, whereas this tries to go from higher to lower potential, है ना? देखिए पूरा लिटरेचर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू नो फ्रॉम 16th सेंचुरी द फिनोमेना, तो इसीलिए जो हम लेते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और 1906 में, और उसमें हमने प्रोग्रेस करी, बाद में 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो हमें पता चला कि एक्चुअली पॉजिटिव तो मूव ही नहीं करता, पॉजिटिव तो कहाँ रिजाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन टू कीप द ट्रेडिशन वी सेड ओके, लेट अस से द पॉजिटिव मूव्स, बिकॉज यू सी एवरीवेयर एल्स टेम्परेचर का डिफरेंस, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लोस, pressure difference, higher pressure to lower pressure water flows or the current flows, fluid current। वैसे ही higher potential to lower potential they said the current flows, but then they discovered that it is not the positive charge, it is the negative charge, but to keep the tradition we say conventional current goes from positive to negative and the positive charge moves। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम पॉजिटिव का मोशन की बात करते हैं, बट यू मे वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव डजंट मूव, बट इफ नेगेटिव मूव्स इन दिस डायरेक्शन आई कैन से पॉजिटिव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स विल रिलेट टू कंडक्टर्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। ओके, प्रूफ्स विल फॉलो व्हेन वी स्टडी, धीरे धीरे सबके प्रूफ आ जाएंगे, लेकिन पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, दिस बॉडी इज अ कंडक्टर। Now first thing, what is a conductor? The conductor is a material which has plenty of free electrons. Okay, what is free electron? Free electron का मतलब excess electron नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन भी हैं, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट? तो फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से हम ये समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन से हमें ये समझना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड जो होता है, न्यूक्लियस का उस पर इंफ्लुएंस स्ट्रांग नहीं होता है। तो आउटर मोस्ट शेल अगर वो इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, जैसे सोडियम 11, तो हाउ द फिलिंग अप विल टेक प्लेस, यू विल से first S will contain 2, then 2S will contain 2, and then P will contain 6, and you will be left with 1. In 3S you will be left with 1. Okay, so if you are left with 1, this one will not have a great influence on this. So if you apply a field, वो readily move करने लगेगा। इसीलिए आपको मालूम है metals जो होते हैं वो easily current carry करते हैं, जबकि insulators जो होते हैं उनके outermost shells क्या होते हैं, completely filled होते हैं। तो क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड से वो टेम्पररी स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर उनका कंडक्टिविटी कम होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण बहुत से फ्री कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इधर ये कंडक्टर है। पहली बात यह है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट? तो इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो क्या होगा, जितना भी चार्ज आप इस पे देंगे वो चार्ज कहां आ जाएगा, दैट विल कम ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। इफ यू गिव सम पॉजिटिव चार्ज टू दिस कंडक्टर, देन वेयर द चार्ज रिजाइड, इट विल रिजाइड ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कांट इट रिजाइड इनसाइड? आगे हम जब गाउस पढ़ाएंगे आपको तो हम टेक्निकली प्रूव भी कर देंगे, अभी तो मैं CS अप्रोच ले रहा हूं, कॉमन सेंस अप्रोच। ये अच्छा है, कैच 22 है ना, इसमें फील्ड नहीं है क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है क्यों, क्योंकि फील्ड नहीं है ना, ऐसे एक्सप्लेनेशन। मेरा घर कहाँ है, उनके घर के सामने, उनका घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, ये अप्रोच नहीं। बेसिकली थिंक अबाउट द रीजन। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है तो क्या करेगा, दूर जाना चाहेगा, कहां तक चला जाएगा। इफ यू डोंट लाइक समबडी इन दिस क्लास एंड इफ यू अटेंड द क्लास, एट द मोस्ट आप क्या कर लोगे,
एक जना इस कॉर्नर में बैठ जाए, एक उधर बैठ जाए, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है ना? यही हो सकता है। तो ये भी रिपेल के कारण, रिपेल के कितना तक चले जाओगे? सरफेस तक चले जाओगे, और क्या पांव तो है नहीं कि घर चले जाओगे, राइट? तो क्या होगा? दे विल गो। इसीलिए चार्ज आप जितना भी देते हैं वो सारा चार्ज कहां जाता है? आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। समझ में आया? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना? जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे तो फिर बहुत सी बातें करेंगे, अभी बात थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होते हैं? प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो यहां पर मैंने एक प्लेट रखी जो पॉजिटिव है, और यहां पर एक प्लेट रखी वो जो नेगेटिव है, राइट? पहले ये कंडक्टर नहीं है, तो फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? आप कहेंगे इसमें क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 पॉजिटिव से, ये ऐसे जाएंगी। अब मैंने ये कंडक्टर यहां लाके रखा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पॉजिटिव, तो इन्हें तो बड़ा, ये इसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जा तो सकते नहीं। तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? दिस विल कम दिस साइड, और पॉजिटिव क्या होगा? दिस विल बी हियर, राइट? तो क्या होगा? इसके अंदर एक फील्ड बन जाएगी। ये कौन सी फील्ड है? ई इंड्यूस्ड, राइट? अब एक फील्ड है वो है ई अप्लाइड, एक फील्ड है जो कौन सी है? ई इंड्यूस्ड। ये ट्रांसफर कब तक चलेगा? जब तक ये फील्ड और ये फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल ना हो जाए। और जब इसके अंदर फील्ड जीरो हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कहा था F इज इक्वल टू क्यू ई। अब जब E जीरो हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होंगे। ब्लैक लाइंस एंड ब्लू लाइंस, दे विल कैंसल ईच अदर। सो किसी भी कंडक्टर के अंदर आप कभी फील्ड लाइन नहीं दिखाते हैं। अगर कोई भी जना ऐसे बनाता है कि फील्ड लाइंस ऐसे, तो आप कहेंगे गलत है। क्यों? किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं हो सकती। अगली पॉइंट, जो फील्ड लाइन कंडक्टर पे टर्मिनेट होती हैं या फील्ड लाइंस कंडक्टर से स्टार्ट होती हैं, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा किताब में भी लिखा है। क्यों होनी चाहिए परपेंडिकुलर? ये समझने की कोशिश करिए, है ना? वाई the lines should terminate and emanate at perpendicular, I mean normal to the surface. Why should it happen like this? ये हमें सोचना होगा। देखिए, हमने बात हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या रहता है? स्टेशनरी। तो आप सोचिए कि अगर फील्ड परपेंडिकुलर ना हो के किसी और डायरेक्शन में हो तो उसका क्या होगा? उसके फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर और एक होगा अलोंग द टेंजेंट। तो अलोंग द टेंजेंट क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा चार्ज पे, एंड द चार्ज विल बिगिन टू मूव ऑन द सरफेस, एंड इफ द चार्ज बिगिंस टू मूव, वी वुड से करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यू आर रीडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। द चार्ज विल नो मोर रिमेन एट रेस्ट इफ द फील्ड हैज एनी अदर डायरेक्शन देन नॉर्मल। अगर आप एक मान लीजिए बोट में बैठे हैं, और बोट जो है वो किसी अच्छी लेक के सरफेस पे है, एंड देन दे गिव यू दोज रडर्स, है ना? अगर आप जब तक ये करते रहें तब तक बोट मूव नहीं करेगी, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलर। बट इफ यू डू दिस, यू आर ड्रैगिंग द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन योर बोट विल बिगिन टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज fluid is something that begins to flow on the application of tangential force. So there cannot be any tangential force. If there cannot be any tangential force, then the field has to go in perpendicular direction and has to terminate in perpendicular. Okay? तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां मेरे पास में एक कंडक्टर है, let us say I have a sphere here, और फिर मैं आपसे कहूं कि इस पे फील्ड लाइंस बना के दिखाइए अगर इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वॉल से लेके उस वॉल तक, तो आप उसे इस सरफेस पे कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे अगर ये साइड पॉजिटिव है तो यहां से कहीं फील्ड लाइन आएंगी और इसके ऊपर आके ऐसे टर्मिनेट होंगी। डू यू नोटिस वन थिंग? क्या दे आर कमिंग परपेंडिकुलर। सो and then
again the lines will start from here. अंदर समझ में आई बात? क्या बोला मैंने आपसे? ये अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अंदर एक और फील्ड बनेगी, कौन सी फील्ड? इंड्यूस फील्ड। वो इंड्यूस फील्ड क्या करेगी? अप्लाइड फील्ड को टोटालिटी में कैंसिल कर देगी, तो अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। ये फील्ड जो अंदर जीरो, ये कौन सी फील्ड है? नेट फील्ड। नेट फील्ड हैज बिकम जीरो बिकॉज अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस फील्ड हैव cancelled each other in totality, right? So the termination of the lines will take place normal and then emanation of the lines also will take place perpendicular, है ना? जो आप देखिए क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई करने को कहा है, उसमें उन्होंने ऐसे फील्ड लाइन बनाई है। अगर ऐसे फील्ड लाइन बनाऊं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर द सरफेस नहीं है। दिस शुड हैव गॉन परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर। गॉट द पॉइंट? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती है? जीरो। तो वहां फील्ड लाइन नहीं होंगी। दूसरी बात क्या समझाई? द फील्ड लाइंस टर्मिनेट एंड स्टार्ट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। एंड व्हाई डज दैट हैपन? because if it is in any other direction than perpendicular, there will be a tangential component present, and that component will do what? It will make the charge flow on the surface and the static criteria will be violated. Electrostatic criteria will be violated, right? ये बात है। Okay. Next जो आपको चीज पता होनी चाहिए regarding field lines, कोई दो फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, अगर ये एक फील्ड लाइन है तो दूसरी फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे दो स्ट्रीम्स लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, वैसे ही दो फील्ड लाइन भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होंगे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इम्पॉसिबल है। तो फील्ड लाइंस कैन नेवर एवर इंटरसेक्ट। देन फील्ड लाइंस कैन नॉट मेक क्लोज लूप्स। जैसे हमने आपको समझाया था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से और नेगेटिव पे जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है यहां से घूम के वापस इधर आ गए। इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके, एंड हियर आई वुड लाइक टू ड्राइव अ पॉइंट। जब हम कहते हैं इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट? We are talking about a field which is electrostatic, right? आगे चल के 4 months from now, I will teach you about induced electric field due to change in magnetic field. That non-conservative field can make closed loops. तो उसमें clearly लिखा है electrostatic field lines can never form closed loops, okay? And then you cannot have intersection of the lines with each other. राइट? ये सब जो प्रॉपर्टीज हमने बोली, ये आपको समझनी चाहिए फील्ड लाइन के बारे में। दे आर गिविंग यू अ ब्रॉडर पिक्चर अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपके मन में कहीं ये होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग चार्ज से बहुत सारी लाइंस बाहर निकलती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पे बहुत सारी लाइंस टर्मिनेट होती हैं, राइट? ये इसका फंडामेंटल है जो अपने माइंड में सेट होना चाहिए। अब दो तीन मैं पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर। और इस पे फिर से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सबसे सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने बना दिया था डाइपोल। और डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ 1 प्लस एंड 1 माइनस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसके लिए भी मैंने आपको समझाया था व्हाट टू डू। दिस विल गो लाइक दिस, 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 लाइक दिस। दिस इज योर डाइपोल। इफ यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होगी इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये फील्ड कैसी है? दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म फील्ड, राइट? और ये फील्ड कैसी है? दिस फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ वीक है, इसके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये कैसी है? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या ये बता पाओगे यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ कम स्ट्रांग है, राइट? 2013 बोर्ड के पेपर में दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, नॉट 13, 11 आई थिंक, 11. They asked a question. उन्होंने कहा कि draw the field lines for basically field lines reduce हो रही थी और equipotentials पूछे थे, right?
अगर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो क्या होनी चाहिए थी, स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। और अकॉर्डिंगली जब आप इक्विपोटेंशियल बनाते हैं तो उनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, है ना। और जैसा मैंने वो पॉइंट आपसे कवर कर लिया था कि एक 2Q है और एक Q है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना चाहिए कितना कितना किस तरह से होगा। ये सब बातें जो मैंने बोली ये वहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि इसको डिक्टेट कराने में काफ़ी समय लगता और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो ये उसमें लिखी हुई है। इसको आप कॉपी में अपने चिपका लें कि ये नोट्स हैं हमारे फील्ड लाइंस के, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ टू मेक द ग्राफ्स। पहली बात दिमाग में ये बिठा लीजिए कि फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, राइट, इट इज़ अ वेक्टर, राइट। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड। बट बिफोर दैट अ सिंपल क्वेश्चन जो हम अपने आप से पूछते हैं कि मान लीजिए ये एक कोई शेल है, राइट, ये कोई शेल है, मेटालिक शेल है, इसके सेंटर में एक चार्ज रखा है, क्या होगा, फील्ड किस तरह से बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एक मिस इंटरप्रिटेशन बच्चे कर लेते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ पर आपने कहा था कि कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती। इसको मैं क्लियर कर दूं एक बात को, और वो अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट आपको क्लियर करके समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई मेटालिक शेल है, कोई टेनिस की बॉल है मेटल की बनी हुई, है ना। तो ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी बॉडी है, और अंदर तो क्या है, एयर है, दिस इज हॉलो, राइट। तो अगर इसमें फील्ड लाइंस बनानी हो तो कैसी बनेगी, ये जो मेटालिक पोर्शन है इसमें फील्ड लाइंस कितनी होंगी, कोई नहीं होगी, क्योंकि इसमें फील्ड कितनी होगी, जीरो। यहां से फील्ड लाइन शुरू करेंगी और वो टर्मिनेट हो जाएंगी किस पे, अंदर के सरफेस से, और यहां से फिर फील्ड लाइन शुरू होंगी जो कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक। ओके, द फील्ड लाइंस विल कम, टर्मिनेट हियर एंड दे विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर, हियर दे विल बी नो फील्ड, यहां आएगी, इधर टर्मिनेट होगी, यहां से फिर शुरू होगी। क्यों ऐसा होगा सोचिए, अब आपको मालूम है ये कंडक्टर है तो उसमें क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस प्लस की तरफ, तो अट्रैक्ट होके कहां तक आ जाएंगे, इनर सरफेस तक, तो इनर सरफेस पे क्या आ गए, नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर इस तरफ नेगेटिव का कंसंट्रेशन है, ये बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, दूसरे साइड, तो वहां से फिर क्या होगा, शुरू होंगी। तो यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है, लेकिन यहां पर फील्ड नहीं है, प्रोवाइडेड चार्ज इसके अंदर रखा हो, राइट। अब मेरी बात सुनिए, कई बार हम लोग जब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, कई टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से इनको इम्यून बना दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट इन पे जीरो बना दें, तो हम क्या करते हैं उन केसेस में उनको किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, लोहे के बॉक्स में रख देते हैं। उससे क्या होता है, उसके कारण ये होता है कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, जीरो। कैसे समझिए, देखिए अगर यहाँ पे इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई मेटालिक सरफेस में रख दूं, कोई बॉक्स या कोई स्फीयर, और इसके अंदर कोई चीज ला के रख दूं, एक वॉच, ये खुद चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, उस केस में सारी फील्ड लाइन क्या होंगी, इस तरह से टर्मिनेट होंगी और यहां से वापस से शुरू होंगी, तो अंदर पे जो चीज रखी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर खुद चार्ज अंदर रखा है उससे तो कोई बचा नहीं सकता। अगर इस वॉच के साथ ही एक चार्ज आप और ला के रख दें तो फिर तो लॉक लगाया जाता है चोरी से बचाने के लिए कि बाहर से कोई आके ना करे, लेकिन अगर चोर घर के अंदर है तो कोई क्या करेगा। वैसे ही हाल है, अगर ये इसके अंदर चार्ज है तो फील्ड होगी। नेवर एवर डेवलप दिस मिसकंसेप्ट कि द फील्ड इनसाइड इज जीरो। फील्ड इनसाइड का मतलब फील्ड इनसाइड हियर इज जीरो। ठीक बात है, ओके। नाउ I teach you how to draw the graph of field. देखिए ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बना नहीं हुआ इसमें, कॉपी के पीछे आपको पहले समझना होगा। पहले समझ लीजिए, फिर I will give you 2 minutes to draw it and a homework also to look at it. मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी फील्ड किस तरह बनेगी, एक बार मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद आप खुद कर पाएंगे। ये प्लस है तो फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, बाहर 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 अनंत तक, राइट। इसके लिए क्या होगा, बाहर बाहर। ठीक बात है। फील्ड एक वेक्टर है,
अगर लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन आप वाई एक्सिस पे प्लस लेंगे तो राइट से लेफ्ट का डायरेक्शन माइनस लेना पड़ेगा। और आपको यह भी पता है कि जो कूलम लॉ से आप देखें तो किसी भी पॉइंट चार्ज की फील्ड इनवर्स स्क्वायर विद द डिस्टेंस फॉल करती है। तो इसके जस्ट पास में आर कितना होगा 0, तो फील्ड कितनी होगी अनडिफाइंड इन्फिनिटी, नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो यहां पर मैक्सिमम और फिर ये इस तरह से क्या होगी कम होगी, राइट। ये तो हुई कहां की बात, इधर की बात। इधर क्या होगा, तो कैसे शुरू होगा ऐसे, राइट। अब जरा एक बार बताओ, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां पर इसके पास तो ये हीरो है, यहां से फील्ड चलेगी, यहां 0, यहां से कैसे आएगी। ये जो आपने बनाया ये क्या है, दिस इज E वर्सेस R ग्राफ फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस, राइट। फिर से समझ लीजिए, इस बार मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्लस माइनस के लिए, और आपको घर पे क्या करना है, माइनस माइनस के लिए ट्राई करना है। देखिए कई बार आप देखेंगे बहुत शीट्स में आपको सिर्फ इतना ही पूछते हैं, ये ग्राफ का पोर्शन आइडेंटिफाई करिए। बड़ी सिंपल सी बात है, बस एक बात याद रखिए, अपने घर के पास सभी दे आर ग्रेट, इसकी किंगडम है, इसके पास इसका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इस रीजन में क्या होगा, दिस विल बी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, लेकिन ये इस दिशा में माइनस, तो इस दिशा में प्लस। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है। तो ये इस तरह से फॉल हुआ, ये इस तरह से फॉल हुआ, बीच के पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ओके, द लास्ट वन हियर इज अ प्लस एंड अ माइनस, लेट अस लुक एट इट। इस बार आप मेरी मदद करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ओके। इसकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, अभी इधर बाहर की तरफ, इधर अंदर, ठीक बात है। पहले ये समझ लो, इतना ठीक है, यहां तक सबकी समझ में आया। ओके, नेचर क्या होता है, सबसे पास में ज्यादा, फिर इट फॉल्स ओवर R स्क्वायर। तो इसके लिए पहले, इसके लिए देखो ये कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो कैसे आएगा, ऐसे, ठीक बात है। इसके साथ टच मत कराइए, क्यों, क्योंकि फॉल होकर 0 कब होगी, इन्फिनिटी पे, k³ R स्क्वायर, तो 0 कहां होगा, इन्फिनिटी पे। यहां पर ये किस डायरेक्शन में है, अंदर, अंदर मतलब लेफ्ट टू राइट, तो इसे कैसे लेना चाहिए, ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, या ये राइट टू लेफ्ट आपने अगर यहां से लिया है तो वो कैसे लेना चाहिए, उधर से, राइट। तो ये यहां से कहीं से शुरू होगा, राइट। और ये वाला कहां जा रहा है, राइट, तो ये भी कैसे शुरू होगा, यहां से। ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट, तो कैसे शुरू होगा, यहां से, और ऐसे फॉलो। अब जो गलती बच्चे करते हैं वो ये होती है कि वो लाके यहां पर इसको 0 कर देते हैं। क्या इस पॉइंट पे सेंटर पे फील्ड 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसकी कैसे होगी, ऐसे, और इसकी कैसे होगी, ऐसे। इस पॉइंट पे ये मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी, मिनिमम होगी, दैट्स ओके। तो ग्राफ कैसा बनेगा, करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर यू विल गेट अ मिनिमा इफ द नेचर ऑफ दिस एंड नेचर ऑफ दिस इज ऑपोजिट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, इसको नोट करने के अलावा कल घर पे ट्राई करिएगा माइनस एंड माइनस, और यहाँ पे ट्राई करिएगा माइनस एंड प्लस, टू गेट अ फील ऑफ इट। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट को ही आपको ये डायरेक्शन लेना है, ठीक है ना, आप चाहे जैसे लें, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर प्लस वाई एक्सिस पे है तो राइट टू लेफ्ट कहाँ आना चाहिए, माइनस वाई एक्सिस पे आना चाहिए। थैंक यू।